प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की सवित मान्यता की धारा 7(4) को परिवर्तित करके नई धारा 7 काका के अंतर्गत वित्तविहीन मान्यता दिनांक 14 अक्टूबर 1986 से देना प्रारंभ किया था। ये व्यवस्था मात्र अल्प अवधि के लिए ही किसी एक विषय अथवा नए वर्ग के लिए की गई थी, किंतु अग्रेतर हाई स्कूल इंटर की मूल मान्यता नवीन संस्थागत मान्यता प्रारंभ कर दी गई। परिणामतः माध्यमिक शिक्षा की 3/4 भाग शिक्षा निजी क्षेत्र में चली गई, जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण का नवीन अंधकारमय युग प्रारंभ हो गया। इस वित्तविहीन व्यवस्था में शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित कराना समय की अपरिहार्य आवश्यकता है। शिक्षक संगठन समय समय पर सड़क से सदन तक प्रदर्शन, दिन भर आंदोलन। इसी क्रम में वर्ष 2013-2015 के मूल्यांकन बहिष्कार से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप 2016 व 17 के बजट में तत्कालीन सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्तविहीन शिक्षकों कर्मचारियों के नाम पर किया था। इस मद में जीने लायक वेतन के नाम पर वर्ष में 10 माह में प्रत्येक माह में प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट स्तर के 1090 रुपये, प्रधानाचार्य हाई स्कूल स्तर 999 रुपये 16 पैसे, प्रवक्ता वेतन क्रम के शिक्षकों का रुपया मानदेय 907 रुपये 50 पैसे, सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम रुपया 815.83 आवंटित किया गया था। शिक्षक संगठन इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित कराने और विनियमित कराने में कम से कम 5 अंकों में मानदेय सीधे कोषागार के माध्यम से भुगतान कराने को लेकर पुनः मूल्यांकन बहिष्कार का आह्वान वर्ष 1900 में किया था। परिणामतः तत्कालीन उप मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री ने दिनांक 9 मार्च 2019 में समझौते में घोषणा की थी कि मान्यता की धारा 7(4) को धारा 7 काका में परिवर्तित करते हुए वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को 15,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे उनके खातों में किया जाएगा। आश्चर्य का विषय है कि प्रदेश सरकार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए की गई घोषणा को नौकरशाही अपनी अमली जामा पहनाने में असहाय रही। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड-19 के प्रकोप के चलते मार्च 2020 में विद्यालय बंद रहने से शिक्षक शुल्क भी जमा न हो सकी, जिससे आय के अभाव में वित्तविहीन के प्रबंध तंत्रों ने अपने शिक्षकों का भुगतान भी नहीं कर सके। वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना राहत के नाम पर दैनिक मजदूरों के बाद संगठन द्वारा सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की याचना की जाती रही, किंतु प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों के बुझते हुए दियों को प्रज्वलित करना मुनासिब नहीं समझा। राष्ट्र निर्माता शिक्षक का ऐसा मखौल उड़ाया जाना इतिहास के पन्नों पर एक बदनुमा दाग बनकर हमेशा सरकार की निर्दयतापूर्ण पटकथा बना रहेगा। दिनांक 9 मार्च 2019 को वित्तविहीन शिक्षकों के लिए की गई घोषणा पर अमल न होने से प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों कर्मचारियों में गंभीर रोष असंतोष व्याप्त है। स्थिति गंभीर और विस्फोटक है। अतः लोक महत्व के इस अवलंबनीय प्रकरण में शिक्षक छात्र हित में इस लोक महत्व के तत्कालिक प्रकरण पर आज की कार्यवाही सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये हम लोग बराबर संघर्षों का उल्लेख जिसमें किया है अपनी सूचना में, लेकिन एक उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा 9 मार्च 2019 में जो हमारे समझौता शिक्षक संगठनों का अन्य सबको भी बुलाया गया था, बारी बारी से सबसे बात की गई और ये कहा गया कि हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। पिछली सरकार का जो दिया हुआ मानदेय है वो अविधिक है, केवल मंत्रिमंडल से पास करके उसे दे दिया गया है, जिसे
विधानमंडल से नहीं पास कराया गया। लेकिन तत्कालीन सरकार की घोषणा थी कि हम इसे बढ़ा करके देंगे और आरटीजीएस सिस्टम से देंगे, लेकिन उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति में इसी सरकार के जिम्मेदार मंत्री थे और मुख्यमंत्री के उन्होंने घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से कि हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं वार्ता कर रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है, पूरा शिक्षक संगठन भी इससे आहत है कि तत्कालीन की गई घोषणा का अब तक अनुपालन न होना एक इस प्रदेश की सरकार के लिए वादा खिलाफी उचित नहीं दिखती है। मैं चाहूँगा कि मानवर आपके माध्यम से पुनः कुछ निर्देश सार्थक इसमें इस प्रकार के हों कि जो किए गए वादे हैं उन पर पुनः एक बार बैठ करके कुछ सार्थक कदम उठाए जाएं, जिससे शिक्षक वित्त विहीन शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय। आकाश जी, आप भी बोलेंगे? महोदय, आपकी अनुमति मिलेगी तो मैं भी बोल लूंगा, यदि आप नहीं। अब एक कह लीजिए, वैसे एक लोग पढ़ लेते, एक बोल देते। कोई बात नहीं महोदय। ठीक है, बोलिए। नहीं, आप कह दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। महोदय, संविधान में हमारे स्पष्ट उल्लेख है, शिक्षा व्यवस्था, कानून और चिकित्सा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय होने के कारण इस पर जो भी व्यय होता है वह सरकार की जिम्मेदारी होता है। उसी के अनुरूप जब 1971 में जितने भी वित्तहीन विद्यालय संचालित थे उन्होंने मांग करी, तो संविधान के नियमानुसार जितने भी वित्तहीन विद्यालय थे उन्हें सहायता प्राप्त विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया और उनका जो भी वेतन और पेंशन जो भी है सरकारी कोषागार से मिलने लगे। उसी की भांति वर्ष 2016 में भी जो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इन यूपी बोर्ड के वित्तहीन विद्यालयों को मानदेय देने के लिए दिया गया। तो उन्होंने अपने उस नियमों में एक बार का प्रोविजन लिख दिया गया कि इसे आगे भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं माना जाएगा। तो जो ये सब कार्य किए गए संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी उसमें लिखा हुआ था उसके अनुरूप किए गए। तो अब शिक्षा जो मद है उसके द्वारा पूरे प्रदेश का विकास संभव हो पाता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी आती है वह सही और गलत शिक्षकों के माध्यम से समझती है। शिक्षकों के माध्यम से ही इस प्रदेश का उत्थान हो सकता है। तो जो हमारा शिक्षक है वो बहुत ही बदहाली का जीवन जी रहा है, क्योंकि उन्हें जो वेतन है 5,000-7,000 रुपये मिल पा रहा है, और जबकि वो जब इन्हीं सरकारी स्कूलों में या जीआईसी के स्कूलों में पढ़ाता है वह शिक्षक, तो उन्हें 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक वेतन मिलता है। तो जो ये असमानता है ये तभी खत्म हो सकती है जब सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी और सरकारी कोषागार से हमारे जो शिक्षक हैं उन्हें मानदेय मिलेगा या समान कार्य का समान वेतन सरकार देगी। तो सरकार संविधान के निर्देशों के अनुसार काम करे और हमारा जो वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक बदहाली का जीवन जी रहा है उसे सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर कोषागार से उन्हें मानदेय या समान कार्य का समान वेतन दिलाना शुरू करे। मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। ठीक, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, अधिसूचना संख्या 496 79/1222 का डैश का 9/2022 दिनांक 29 सितंबर 2022 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 की उपधारा 4 को निम्नवत संशोधित किया गया है। उक्त परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नवीन स्वित्त पोषित स्कूलों, हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों को मान्यता प्रदान किया जाना, परंतु ये इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त
किसी नवीन स्व-वित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। शासन द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की नवीन मान्यताएं अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत दी जा रही हैं। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 के 3 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 इन्हें ब्रैकेट के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक अध्यापकों के संबंध में मान्यवर समय समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों के लिए शासनादेश संख्या 1443/15/7/2001-1 191 2000 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसमें ये प्राविधानित किया गया है कि अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंध तंत्र अपने स्रोतों के परिलब्धियों का भुगतान करेगा। ये भुगतान संपूर्ण शिक्षा सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। और मान्यवर ये भी इसमें परिलक्षित किया गया है कि प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। ठीक है, माननीय चंदेल जी। का जो वक्तव्य है मैं उसका आशय नहीं है। जो वादा किया गया, मैंने कहा कि हमारे आंदोलनों के फलस्वरूप की गई सभी संगठनों के साथ जो वार्ता हुई और एक जिम्मेदार मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा मंत्री थे और वो बैठे वार्ता की, उन्होंने वादे किए, तो क्या एक जिम्मेदार मंत्री के जो विभाग को भी संचालित कर रहा था, देख रहा था, उसके वादे का कोई वजूद नहीं रह गया। इस हाउस में अलग बैठ करके भी वादा किया, यहाँ कहा विधिक व्यवस्था का हम करेंगे। विधिक व्यवस्था फिर आई ही नहीं कि विधानमंडल से पास कराएंगे हम। कोई लाते, नया आप लाते और कुछ उन स्कूलों के लिए कुछ नहीं होगा। शिक्षा क्या, ये सरकार को हम आप सब अवगत हैं कि राज्य सरकारों का दायित्व या सरकारों का दायित्व शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार का है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना दायित्व राज्य सरकार का है, सुरक्षा की व्यवस्था करना दायित्व राज्य सरकार का है। तो जो चीज़ें दायित्व में आती हैं राज्य सरकारों के, उसमें सरकारें कुछ नहीं करेंगी। फ्री एजुकेशन छोड़ दी जाएगी, अस्पतालों को भी छोड़ दिया गया। हम लोगों के यहाँ जिला स्तर के अस्पताल को हर बार मैं बजट सेशन में अपनी बात कहता हूँ, आज तक हमारे ज़िले के अस्पतालों में भी नहीं कुछ हो सका कि कोई ऑपरेटर आ जाता, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ नहीं है जिला स्तर। तो मानवर सब व्यवस्था तो देखिए कि क्या हो रहा है। सरकार अपने विभागों में जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं सरकार की, उनमें भी सरकार को पलायन कर रही है। उन्हें स्वीकार करना चाहिए। वादा किया गया तो उस वादे पर आप माननीय चेयर से क्या कहना है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है माननीय चंदेल जी, हमको लगता है कि जो नेता सदन के साथ बैठना है आप लोगों को, उसमें बैठेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकलेगा। कार्य स्थगन अस्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्यवाही संदर्भित